अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क में फ़िलहाल NRC इसको लेकर जो है मुसलमान एक अजीब तरह की तशवीश में मुब्तला है। और मुसलमानों में यानी इस तरह का खौफ व हिरास है कि कुछ भी मैसेज मुसलमान जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। अब एक मैसेज जो है वो वोटर स्लिप की ज़ेरॉक्स अपने पास में रखो, उसका मैसेज चल रहा है। कुछ भी यानी मुसलमान डर रहे हैं तो और उनको डराया जा रहा है। तो मैंने सोचा यार, उम्मत के दिल से ये डर, ये खौफ, ये सब निकालने के लिए और NRC क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो आप सब लोगों को बताने के लिए हमने डॉक्टर सैयद असद हाशमी साहब, इनको जो है आज हमारे इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के ऑफ़िस में हमने इनवाइट किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर असद हाशमी साहब जो है एज़ अ प्रोफेशन ये एक जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर है। उसके अलावा इतिहास और तारीख़ के ऊपर और NRC वग़ैरह के जो मामलात है उस पर उनकी बहुत गहरी नज़र है। एक तरह से वो एक इकोनॉमिस्ट भी है। उन्होंने MBA के लिए, उसके अलावा UPSC के लिए प्रिपरेशन भी किया हुआ है और UPSC के 2 स्टेप जो है डॉक्टर असद हाशमी साहब ने पास भी किए हुए हैं। तो माशाल्लाह वो एक तालीमी एतबार से एक बड़ी हस्ती है। तो हमने ये सोचे कि भाई जो आदमी जिस लाइन का एक्सपर्ट है, जिस लाइन का माहिर है, उसको इनवाइट किया जाए और उससे कुछ सवालात किए जाए ताकि हम सब लोगों को पता चल सके कि भाई NRC क्या है। मुसलमानों में जो खौफ व हिरास है NRC को लेकर, ये जायज़ है या गलत है, और ये जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह जो चलाए जा रहे हैं वो सही है गलत है। तो इसके लिए आज हम डॉक्टर असद हाशमी साहब से कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे उन्हीं से कि भाई NRC जो है वो क्या है बोल के। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के ऑफ़िस में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमको जो है आपका कीमती वक्त दिया बग़ैर किसी ताख़ीर के। सबसे पहला मेरा सवाल, NRC क्या है? NRC ये क्या है, क्या ये थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारी रहबरी कीजिए। तो जैसा कि आपने कहा मौलाना साहब, NRC का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी आज मतलब मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर से बहुत ही हॉट मुद्दा है। दिन रात उसके बारे में डिस्कशन हो रही है, घबराहट फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि NRC के कारण ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक्चुअली NRC जो है, NRC एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है। अच्छा। तो जैसा कि हमारी जनगणना होती है, जनगणना का एक रजिस्टर बनता है कि हमारी भारत की जनसंख्या इतनी है, हर 10 साल में एक बार होता है। तो 1951 में हुई एक बार, 1961, 71, वैसा ये उन्होंने बांग्लादेश में सबसे पहले हमारे आसाम में सबसे पहले स्टार्ट किए कि वहाँ पे जो बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं तो वो जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान करने के लिए आसाम के अंदर एक रजिस्टर बनाया गया हाल ही में, जिसे NRC कहते हैं। उसको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं मोटी भाषा में, कि वो रजिस्टर जिसके अंदर उनका नाम रहेगा जो भारत के नागरिक है, जिनका नाम नहीं रहेगा वो भारत के नागरिक नहीं है। अच्छा। तो अब ये जो मुद्दा है ये कोई नया नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब से, आज़ाद होने के बाद से आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये 2-3 राज्यों के अंदर ये मुद्दा एक्चुअली पॉलिटिशियंस ने गरमाया था कि यहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेश के जो घुसपैठिए इधर आते हैं। तब वो एक पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। आज़ाद होने के बाद में वो पाकिस्तान और दोनों अलग होके ये बांग्लादेश बन गया, पूर्वी पाकिस्तान। मगर ये जो आना जाना है ये दोनों साइड से चला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश से ही लोग हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान से बांग्लादेश में नहीं जाते। कई लोग हिंदुस्तान से भी बांग्लादेश में जाते हैं, अच्छा काम मिलने के बाद वहीं सेटल हो जाते हैं। वैसे ही बांग्लादेश के कई लोग इधर आ जाते हैं, उनका काम अच्छा सेट अगर हो गया, जॉब वॉब अच्छी हो गई, घर वगैरह हो गया, बीवी बच्चे हो गए, तो फिर वो इधर ही रह जाते हैं। तो ये कई सालों से चली आने वाली प्रथा है एक तरह से आना जाना। बट अब इसमें क्या हो गया कि जो आने वाले हैं वो बांग्लादेश ऐसा देश है जो मुस्लिम देश है, वहाँ से आने वाले अक्सर मुस्लिम है, तो वो कांग्रेस का वोट बैंक है।
और दूसरे जो गवर्नमेंट्स है, जो अपोजिशन वाले हैं, उनके लिए वो ख़तरा है। तो अपोजिशन वालों ने हमेशा इस मुद्दे को उठाया रखा कि ये जो रजिस्टर है ये यहाँ पे आसाम में और वेस्ट बंगाल वगैरह में बनना चाहिए, जिसमें ऐसे बांग्लादेश के घुसपैठियों की पहचान हो सके और उनको उनके देश को वापस भेज दिया जाए और उनको वोटर वगैरह का कोई उनको हक ना दिया जाए, मतदान वगैरह का। तो ये शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा इसके लिए जो मुहिम चलाई गई अपोजिशन वालों ने, वो आसाम में चलाई। तो आसाम में 1951 में एक पहला एनआरसी रजिस्टर बना हुआ है, आपकी मालूमात के लिए, कि एक पहला रजिस्टर बन चुका है 1951 में, मगर वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। 1951 में ऐसे बिना दस्तावेज़ के लोगों के भी नाम उसमें एंटर हो गए, बहुत सारे लोगों के दस्तावेज़ के बावजूद भी नाम उसमें नहीं आए। तो दस्तावेज़ उसमें चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि भाई जो लोग यहाँ पे आज़ाद होने हुए हैं तब से यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, चाहे वो बांग्लादेश से आए हुए हो, मगर 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तब से अगर ये दो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो वो लोग यहाँ के नागरिक हो गए। बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशंस बदल चुके, क्योंकि अपोजिशन को ये मुद्दा हमेशा उठाए रखना था, क्योंकि अपोजिशन वाले जो है मुस्लिमों के ख़िलाफ़ अपने मुद्दों को गर्म करके अपना वोट बैंक जो है एक तरह से बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते, तो ये भी एक वो था। तो फिर बाद में वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह ने और फिर वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने कुछ ग्रुप्स बनाए और फिर वो ग्रुपों ने एनआरसी के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी मुहिम हमेशा चलाती रही। तो फिर उसके बाद में एक और रजिस्टर बनना तय हुआ कांग्रेस की तरफ से कि हाँ, हम कांग्रेस या उनकी जो रिलेटेड पार्टी है वहाँ पे आसाम में, कि हम एक और रजिस्टर बनाएंगे वहाँ पे। मगर बनाएंगे में 2005 निकल गया। अच्छा। 2005 में फिर कांग्रेस ने बोला कि भाई हम अब रजिस्टर कंफर्म बना रहे हैं, उसमें हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय किए हैं। तो अब टर्म्स एंड कंडीशन ये तय हुई थी, उस पर बहस हो रही थी बहुत सारी, कि 1981 के जो पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और 81 के बाद से जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको हम बांग्लादेशी घोषित करेंगे और उनको वापस भेजेंगे, उनसे वोटर का हक छीन लेंगे और उनको मतदान करने का नहीं देंगे। मगर फिर वो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये तय किया कि 1971 के पहले से जो लोग यहाँ रह रहे हैं या उनके माता पिता या माँ बाप यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोग यहाँ के नागरिक हैं और बाकी के लोग नागरिक नहीं हैं। अब वो रजिस्टर बनना था 2005 में, 6 में, 7 में, वो नहीं बना, वो फिर लंबा हो गया प्रोसेस। मगर उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 2015 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये रजिस्टर आपको अगले 2 सालों के अंदर बना के पेश करना है किसी भी हाल में। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट जागी, उन्होंने 4-8 लाख लोगों को काम पे लगाया उसके लिए, मतलब इतना फास्ट फिर वो काम करने के लिए उन्होंने वो स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ करीब 30 लाख लोग, फिर पहली जो उनकी सूची आई कुछ 2018 वगैरह में, तो उस सूची के अंदर करीब 30 लाख लोग उस रजिस्टर में उनका नाम नहीं था। तो कई ऐसे लोग वो थे जिनका नाम सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, सारे दस्तावेज़ होने के बावजूद भी उसमें नहीं था, और कई लोग ऐसे थे जिनका नाम, जिन्होंने दस्तावेज़ भी नहीं दिया, एंट्री भी नहीं किया और उनका नाम उसमें आ गया। तो ये सब झमेले को उन्होंने फिर से स्टडी किया, फिर से उसकी तहकीक की कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर से दोबारा एक सूची जारी हुई जिसके अंदर अब 30 लाख की बजाय 9 लाख लोगों का नाम नहीं है उस रजिस्टर में। मगर अभी भी फिर भी उसके अंदर वो सारे प्रॉब्लम्स है, जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि जो कभी हिंदुस्तान के उप राष्ट्रपति थे उनके रिश्तेदारों का भी नाम उस रजिस्टर में नहीं है। तो वो ये सब जो उसके प्रॉब्लम्स है ये रजिस्टर के, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये इतना डरने वाली चीज़ नहीं है कि ये बस आने वाले 6 महीने, साल भर या 1-2 साल के अंदर अभी कुछ तो ऐसा हो जाएगा। आप देख रहे हो कि आसाम में 1951 से ये मुद्दा आज तक सॉल्व नहीं हुआ, ये सिर्फ हमेशा एक पॉलिटिकल मुद्दा ही बना रहा। जैसे बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, वो भी 1800-1900 के ज़माने से चला आ रहा है। वो 1800-1900 के ज़माने से हिंदू मुसलमान के अंदर ये ज़मीन अयोध्या की है और ये ज़मीन बाबर की है, इस पे मुद्दा चल रहा है। ये कुछ नया नहीं है कि ये देश आज़ाद होने के बाद या 1996 में बाबरी मस्जिद या उसमें गिराई गई थी तब से है, 1992 में। तो ये वैसा नहीं है कि ये मुद्दा उसके बाद का है, ये भी 1800 कुछ से चला आ रहा है, 1880, 1887 से। तो ये काफ़ी पुराने मुद्दे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बट ये एक रजिस्टर बन रहा है, तो अब चूँकि सारे देश में अपोजिशन की सरकार है,
तो अब अपोजिशन ये सोच रही है कि जैसा आसाम में ये मुद्दे को हमने गरमा के काफ़ी वोट बैंक हासिल किया, तो क्यों ना अब ये मुद्दे को हम सारे हिंदुस्तान में लागू कर दें। तो इसलिए अब ये सारे हिंदुस्तान में ये मुद्दे को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बस एक रजिस्टर है, इससे ज़्यादा कुछ वो करने की बात नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। माशाल्लाह आपने जो है पूरी एनआरसी की तारीख़ जो है हमारे सामने खोल के रख दी है। अब मेरा अगला सवाल, बाकी इंडिया में जो मुसलमान हैं और अननेसेसरी तौर पे जो परेशान होकर सोशल मीडिया पे जो मैसेज चला रहे हैं, एक दूसरे को मतलब ये कह रहे हैं कि वोटर स्लिप की भी ज़ेरॉक्स रखो। मैं बोला यार वोटर स्लिप तो फिर रेलवे के टिकट भी रखो, बस के टिकट भी रखो, पार्किंग की पावती भी रखो, डीमार्ट के बिल भी रखो, मतलब डर रहे क्यों इतना तुम? तो ये जो डर है ये सही है आपके एतबार से, या फिर क्या करना चाहिए मुसलमानों ने? अच्छा भाई, अभी सबसे कॉमन सेंस की बात, एकदम कॉमन सेंस की बात, आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में और आसाम में बांग्लादेशी लोग आना एक एक्सेप्टेड चीज़ है, मगर वहाँ से पंजाब में आना, दिल्ली में आना, यूपी में आना, महाराष्ट्र में आना, आपने कभी अपने आसपास में बांग्लादेश के लोग देखे हैं क्या? कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे। कभी देखे हैं क्या? बंगाल का लोग आया होगा, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, मगर बांग्लादेश से कोई आया है आपने कभी देखा है क्या? तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आने वाले 10 साल तक खाली अभी इसी में रहेगा कि एनआरसी लागू करेंगे 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 करेंगे। बीजेपी या अपोजिशन वाली गवर्नमेंट है, सिर्फ यही बोल के डराएंगे अभी तो 10 साल कि अभी हमको यहाँ पे क्या है, एनआरसी लागू करना है, और उनको खुश रखेगी किनको? उनके जो भक्त है या जो उनके फॉलोअर्स है। तो इससे होने वाला कुछ नहीं, इतना डरने वाली बात नहीं है। हाँ, मगर एनआरसी की बात को सामने रखते हुए अगर हम लोग थोड़े से स्मार्ट हो जाते हैं, थोड़े से सीरियस हो जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो वो एक अच्छी बात है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाइए, मगर वो डॉक्यूमेंट बनाइए जिन डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई कोर्ट या कोई अदालत या कोई सरकारी या फिर कोई ऑफिस मानता हो कि ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम तुमको कुछ वो कर सकते हैं कि भाई आप नागरिक है वगैरह। तो अब वोटर आईडी की जो स्लिप है, आपने वोट डाली थी, वो तो कोई ये नहीं हुई कि इसके बेसिस पे आपको नागरिक नहीं माना जाएगा। आपके पास वोटर आईडी है, वो एक अच्छा प्रमाण है, आपके पास ऑथेंटिक है। आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास में वोटर आईडी है, तो आप जल्द से जल्द पासपोर्ट बना दीजिए, आप पैन कार्ड बना दीजिए, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बना दीजिए। इनको आप रिन्यू करते रहिए, इसमें आप अपनी स्पेलिंग चेक करिए। आप इसमें देखिए कि आपके अपने वालिद साहब का नाम, आपके भाई का नाम, आपका नाम, आप सबके सरनेम, आप सबके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हर डॉक्यूमेंट पे बराबर स्पेलिंग है, नहीं है तो उसको दुरुस्त करिए, क्योंकि अगर नहीं भी है तो वो दुरुस्त भी होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप जाके दुरुस्त कर सकते हैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये काम सबसे पहले आप करिए, ये काम सबसे अहम है। तो इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है, बट इसको थोड़ा सा सीरियस लेने वाली बात है। देखिए, सीरियस तो आपको हर कदम पे रहना है। अगर आपने अपना सीरियसनेस खोया तो अपोजिशन वाले या फिर दूसरे वाले आप पे तो बैठे हुए हैं कि बंदूक तान के कि आप कब मौका देते हैं और ये कब आपको शूट करते हैं। तो नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वैसे वाली बात है यहाँ पे कि आपकी नज़र हटनी नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किसी के निशाने पे है, तो फिर आप मौका ना दें। आप स्मार्ट बने, आप अपने अंदर वैसे बदलाव लाइए, आप उतने सीरियस हो जाइए अपने काम को लेके, अपने दस्तावेज़ों को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, अपने सोशल डेवलपमेंट, अपनी सोशल यूनिटी, अपने लोगों के साथ में जो अपनी यूनिटी है, अपने लोगों के बीच का जो इत्तेहाद है, उन सब चीज़ों को लेके आप सीरियस होइए। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, छोटे छोटे यूनिटीज़ बनाइए, एक दूसरे की फ़िक्र करिए, पॉलिटिकल लेवल पे आप एक दूसरे को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए, अपने बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर रखिए। तो ये अभी का वक्त ऐसा है। अगर हम ये छोड़ के अगर हम बेकार में इधर उधर भागेंगे कि अभी हमने वोटर आईडी की स्लिप को रखना चाहिए, डीमार्ट की पावती को रखना चाहिए, हमने बिग बाज़ार के बिल को रखना चाहिए, या हमने ट्रेन का रिजर्वेशन किए थे वो भी हमने एक प्रूफ रखना चाहिए, तो वो बेकार चीज़ें हैं। वहाँ आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और आपका जो ध्यान जहाँ सही जगह पे होना चाहिए वहाँ से हट के बेकार की चीज़ पे जा रहा है। तो आप अपना ध्यान बेकार की चीज़ से हटा के सही चीज़ पे लगाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरा आखिरी सवाल, ये सोशल मीडिया के जो बहादुर है
सोशल मीडिया के जो जांबाज हैं, जो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बैठे हुए हैं और समाज में इस तरह का डर खौफ पैदा करके ऐसे मैसेजेस जो है चलाते हैं, वैसे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और समाज को क्या जागरूकता दिलाना चाहेंगे? अब जैसा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास टाइम है, वक्त है, ख्वाहिश भी है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं और हमने करना चाहिए, वो चक्कर में वो ऐसी चीज़ करते रहते हैं कि वो शेयर करते रहते हैं बहुत सारी। उनको लगता है हर इन्फॉर्मेशन काम की है, शेयर कर लो। तो शेयर करना अच्छी चीज़ है, मगर शेयर करना बुरी चीज़ भी हो सकती है। अगर आपने अच्छी चीज़ शेयर की तो वो शेयर करना आपका अच्छा हो गया, और अगर आपने बुरी चीज़ शेयर की तो वो शेयर करना उतना ही ख़तरनाक हो गया। तो इसके लिए आपको उतनी समझ होना चाहिए कि आप क्या शेयर कर रहे हो। तो शेयर करते वक्त आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप सच में कितनी ऑथेंटिक चीज़ को शेयर कर रहे हैं, पहले ऑथेंटिक है कि नहीं है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इससे गलत मैसेज तो नहीं जा रहा है। तो वो आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर शेयर करेंगे तो मुझे लगता है इस मुहिम में हमको फ़ायदा होगा। अगर हम गलत चीज़ों को शेयर करेंगे तो फिर अपन अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेंगे, तो लोगों को गुमराह करेंगे। लोगों के अंदर बेकार की जो रूमर्स होते हैं, जो बेकार के लोगों के अंदर पैगाम पहुंच जाते हैं, तो लोगों में हड़बड़ी मच जाती है, खलबली मच जाती है कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं, फेक वीडियोज़ आते हैं, फेक बातें आती है। तो उस चीज़ की पहले तहकीक करिए, पुष्टि करिए कि ये चीज़ सही है कि गलत है, ऑथेंटिक है, उसके बाद में उस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए। अच्छा, अब एनआरसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ज़रा भूल गया आपके पिछले सवाल में, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में। तो इसमें अब जो गवर्नमेंट है एनआरसी को लागू करने की बात कर रही है। अभी हरियाणा के सीएम ने भी बोल दिए, यूपी के सीएम ने, अभी बहुत सारे जो सीएम है वो ये करेंगे। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या रखने वाले हैं, कम से कम इसका सबको पहले नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन इनकी ऐसी रहने वाली है कि जो लोग 1988, आई एम सॉरी मैं दोहराता हूँ, 1988 हाँ, तो 88 से पहले के जितने भी लोग हैं वो उनको और कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना वोटर आईडी बता दो, उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ 88 से पहले की है, आप यहाँ के नागरिक हैं। आप अपना आधार कार्ड बता दो उसके ऊपर, या पासपोर्ट बता दो, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1988 से पहले की है, आप यहाँ के नागरिक हैं। अब 1988 के बाद वालों ने क्या करना है? तो 1988 के बाद जो पैदा हुए उनके लिए ये कानून है कि उनके जो नाम है, उनके माँ और उनके बाप, इन दोनों में से किसी एक के साथ मेल खा रहा हो, आप प्रूव कर रहे हो कि ये मेरी माँ है या ये मेरा बाप है, और ये जो है यहाँ पे पहले से है, उनका डॉक्यूमेंट इंडिया का है और आपका यह आपका भी यहीं का है, 1988 के बाद के है आपका डॉक्यूमेंट। तो आपको अपने दोनों माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट बताना है और आपको ये बताना है कि ये आपकी माँ है या बाप है, मतलब प्रूव करना है। अब बाप के साथ तो आपका नाम जुड़ा रहेगा, वो तो साबित हो जाएगा। माँ के साथ आपको साबित करने के लिए आपको अपने वालिद साहब का और अपने माँ का, दोनों का भी ऐसा बताना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपके वालिद के साथ के सारे डॉक्यूमेंट उनके प्रॉपर हो, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएंगे 1988 वालों के बाद। अब उसके बाद है तीसरी कंडीशन, 2008 के बाद जो पैदा हुए उनको उनकी माँ और उनके बाप दोनों के डॉक्यूमेंट उनको बताने हैं, और 88 के पहले से यहाँ रह रहे हैं और वो खुद भी यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो इस तरह से फिर ये आपका नागरिक या इंडिया का जो आपका सिटीज़नशिप है ये साबित होता है और आपका नाम एनआरसी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी, आखिर में मैं बताना चाह रहा था। शायद मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए, अगर कुछ है तो फिर और आप मुझे। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ माशाअल्लाह कि माशाअल्लाह डॉक्टर साहब आज हमारे ऑफिस में आए, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इस्लाही मुआशरा के जितने भी मेंबरान हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को काफ़ी मालूमात डॉक्टर साहब से मिली होंगी। देखो, डॉक्टर साहब ने जो कहा है, डरने घबराने की कोई बात नहीं अननेसेसरी तौर पे। ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसको ख़ास तौर पे इसीलिए गर्म किया जा रहा है ताकि इसके ज़रिए से वोट बैंक हासिल किया जाए। और आखिर में डॉक्टर साहब ने जो मालूमात दी है कि जो लोग 88 के पहले से मुल्क में रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको, सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया, मतदान कार्ड या आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स जिस पे उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ख़त्म हो गया। 88 के बाद में जो लोग पैदा हुए उनको सिर्फ अपने वालिद या वालिदा किसी एक की डॉक्यूमेंट साथ में जोड़ना है, और जो 2008 के बाद में पैदा हुए
उनको माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट्स जोड़ना पड़ेंगे। बस इतना मुख्तसर सा जो है ये एनआरसी का मसला है और हमने इसके ऊपर इतना हंगामा मचा दिया हुआ है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अरे जितनी फ़िक्र एनआरसी की कर रहे हो, अपनी आखिरत की उतनी फ़िक्र करो। जितना एनआरसी से डर रहे हो ना, अल्लाह से डरो उतना। मैं समझता हूँ अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल को हल कर देगा और ये मुल्क के अंदर एक भी गैरुल्लाह की इबादत करने वाला बाकी नहीं रहेगा। क्यों डर रहे इतना? मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कबूल फ़रमाए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन मालूमात आपने दिए, और अल्लाह ताला आपके यहाँ आने को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। बस मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।